ममता बनर्जी की जो सरकार है उसको निरंकुश कहा जाता है, जो जो जिसमें राज्यपाल को गवर्नर हाउस में घुसने नहीं दिया जाता हो। आप सोचिए, धरने में बैठना पड़ता हो, जहाँ पर होम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाता, तो क्या है, तानाशाही तो है। तो पूरी वहाँ पर आज तक किसी बंगाल या बंगाल के बाहर के किसी भी आदमी ने 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाने की भी हिम्मत नहीं दिखाई। श्री राम की जन्मभूमि में आपको जान से मारने की ढेर सारी धमकियां मिली थी। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 200 लोगों ने मेरे घर पे हमला किया था। अरे दादा, 200 लोगों ने जिस व्यक्ति के ऊपर हमला किया, एक ऐसे फिल्म मेकर के ऊपर। चलिए, वो फिल्म तो चली जैसे तैसे। उसके बाद डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जैसी फिल्म बनाने का हिम्मत कैसे किया? और वो ज़्यादा उग्र हो गया ना मैं। और मरना ही है तो और कुछ अच्छा करके मर। उस टाइम पे जो समस्याएं चल रही थी, आप बनारस गए, वो हाँ, उग्रता और आ गई ना फिर। आप बनारस में आपको छुपना बनारस समझ लिया आध्यात्मिक जगह है, और मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी मृत्यु हो तो फिर बनारस घाट पे ही हो। तो मेरा तो वो अलग ही, मैं जब भी रिटायरमेंट लूँगा, या सबको पता है अगर मैं कहीं 2-4 दिन के लिए गायब होता हूँ तो मैं बनारस ही रहूँगा। डर मुझे लगता है जिसको बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य में जी रहा हो, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं जी रहा हूँ। मैं तो सन्यासी की तरह जी रहा हूँ जीवन अपना, और एक मजदूर की तरह मैं काम करता हूँ रात दिन। तो मेरे पास अगर कुछ खोने के लिए है नहीं तो मैं डरूंगा किस लिए। दूसरी बात है कि मेरे मरने से ऐश्वर्य थोड़े मेरे खत्म हो जाए कि भाई इतना ऐश्वर्य, मैं तो वैसे ही हूँ। तो मरना है आँख नहीं तो कब, किसी दर्द जैसी कोई चीज़ कभी नहीं थी, मतलब मेरे अंदर कभी थी ही नहीं। तो मुझे लगा कि अगर लोग फॉरेन से ला के लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, सनी लियोन जैसी पॉर्न स्टार आकर यहाँ पर अगर एक्ट्रेस बन जाती है, जिसको हमारे देश की बड़ी बड़ी गलत कल्चर है ना, लड़कियाँ उनको फॉलो करने लगती हैं। ये सवाल मेरा भी था। मैं एक समय ऐसा आया जब मैं खुद बॉलीवुड से मुझे होने लगा अंदर अंदर। मैंने ये सोचा, मैंने कोई शो देखा था जिसमें सनी लियोन सबके साथ थी। मैं बुराई तो नहीं करना चाह रहा था, एक वो भी स्त्री है, हम कोई के। अब चक्कर ये आया कि जहाँ पे अभिनेता अभिनेत्रियां बैठे हैं, वहाँ पे एक पोर्न स्टार को भी सेम जगह बैठाया जा रहा है। तो इंडस्ट्री की क्या वैल्यू? नहीं, दूसरी बात, इससे कल्चर खराब होता है और युवा पथ भ्रष्ट होते हैं, खासतौर पर जो हमारे यहाँ की लड़कियाँ। तो एक गलत मैसेज जाता है। इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं एक निचले तबके की लड़की को ले जाकर अगर मैं स्टार बनाता। दैनिक भास्कर में आपके बारे में एक आर्टिकल छपा हुआ था जी, जिसमें ये कहा गया है, आप खुद कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री अय्याशी की जगह नहीं है। नहीं है। फिर भी आपने ये जो विवाद को गले लगा रखा है, इसमें एक सवाल मेरा छूट गया। जी, पूजा शर्मा कहती है कि उन्होंने तो रेप का इल्जाम विड्रॉ किया, लेकिन वो कहती है कि 5 सालों तक मैं सनोज मिश्रा के साथ लिव इन रिलेशन में थी। बिल्कुल हो सकती है भाई, हमारे तो घर में रहती थी वो, और हमारे उस घर में पूरा परिवार रहता था। ये बात उन्होंने गलत नहीं की। लिविंग का मतलब होता है घर में रहना। मेरी फैमिली के साथ रहती थी। उन्होंने बोला कि अफेयर चलता था मेरा सनोज मिश्रा। अब वही उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, और बहुत सारे लोग तो भाई इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने चैनल पे सिखाने के लिए तमाम सारी नई नई कहानियाँ गढ़ी कि उनको इसी बहाने बड़े बड़े चैनल अटेंड करने को मिल जाएंगे। जो शायद मेरा नाम नहीं लेता तो कोई पूछता भी नहीं। कंगना से मेरी उसके बाद 2 बार बात हुई थी, लेकिन फिर वो रिजवी ने उनको मना कर दिया कि मेरी पिक्चर है, इसके बारे में आप कुछ मत बोलिए, नहीं तो हमारी पिक्चर की बैड पब्लिसिटी हो जाएगी। मतलब उसका कहने मतलब ये था कि जो 2 कौड़े का आदमी है, इसका मतलब ये किसी भी तरह से, मतलब समझ मिश्रा हाईलाइट ना हो। नमस्कार, मैं हूँ आयुष उपाध्याय और आज हमारे शो में एक बेहद खास मेहमान आए हुए हैं, जिनकी जिंदगी में विवादों का सिलसिला, कंट्रोवर्सी का सिलसिला चलता जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हमारे शो इस्माइल में आयुष में थैंक यू। मशहूर फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी, आपने मुझे मंच दिया और आज आपने मुझे बुलाया। कुछ बातें करेंगे हम लोग अच्छी, और जैसा आपने बोला विवादों से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, उस पर भी हम लोग ऐसा डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप हमारे शो में आए। और ये जो विवादों से घिरे वाला इस समय का सफर चल रहा है, बहुत ही झटका लगा मुझे जब अचानक मैंने न्यूज देखा कि फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा दिल्ली में गिरफ्तार हुए। जी ऐसे मेरा मतलब मेरा खुद बीपी हाई हो गया। मैंने ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया? जी तो मैंने कहा कि नहीं, पहले अब जब फ्री होके आते हैं तो फिर पहले हम लोग शूट करेंगे पॉडकास्ट और ये सारी बातें करेंगे, जी भाई, जिसके माध्यम से आप अपने खुद की सच्चाई और जो चीजें चल रही हैं, आप खुद चीजों को बता सके। बिल्कुल। मैंने देखा मीडिया ने आपके बारे में बहुत सारी चीजें सही तरीके से लिखा नहीं। हाँ, जैसे न्यूज आया तो लोगों ने तो पहले मोनालिसा के साथ जोड़ने लगा। हाँ, उनको तो फसाना चाहिए। इस तरह से मीडिया ने लिखा और सारा मोनालिसा के साथ जोड़ के मैंने कहा ये तो है ही नहीं। फिर पूजा शर्मा का वीडियो वायरल होता है और बाद में पता चला वो भी वो क्या क्या किया होगा उसने, अपने पति को सोने की भाग गई। बड़ी कहानियाँ हैं, और एक ये कहानियाँ किसी फ़िल्मी कहानी से कम नहीं।
जो पर्दे के पीछे की कहानी है, वो किसी फ़िल्मी कहानी से कम नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग और उसका मैं मेन पात्र हूँ, मुख्य पात्र मैं हूँ। ये कभी-कभी सोच के मुझे अच्छा भी लगता है और बड़ा एक्साइटमेंट भी लगता है कि मैंने इतनी सब चीज़ों को कैसे फ़ेस कर ली। मैंने शुरू से देखा है आपकी जी, फ़िल्मों की, अगर मैं एक लिस्ट लूँ, जी, तो कुछ भोजपुरी फ़िल्में रही हैं, उसके बाद आपकी फ़िल्म गांधीगिरी। जी, कहीं न कहीं आपने अपने हर फ़िल्म में देश के कुछ न कुछ मुद्दों को पकड़ा है। उसके बाद आपकी फ़िल्म आती है श्री राम की जन्मभूमि। श्री राम की जन्मभूमि में इतने सारे बवाल होते हैं, उस समय मैं न्यूज़ देखता था कि सनोज मिश्रा की हत्या कर दो, सनोज मिश्रा के साथ ये करो, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें हमने देखा उस वक़्त। उसके बाद आपकी सबसे ज़्यादा विवादित फ़िल्म आती है डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। जी, डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में इतना ज़्यादा विवाद हुआ, तो सबसे पहले वो जो उस समय के विवाद थे, उसकी क्या गहराई थी? उन गहराई पे बात कर लेते हैं। जी। जिसने डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल ने तो आपको बहुत सारी चीज़ें दी भी, हाँ, अगर पर्सनली देखा जाए, लेकिन आपको परेशान भी उस फ़िल्म ने बहुत ज़्यादा। हाँ, जी, बहनों और ऐसी परेशानी शायद ही किसी फ़िल्म मेकर ने बॉलीवुड में मतलब उसके इतिहास बॉलीवुड के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, जो उस फ़िल्म के दौरान एक फ़िल्म मेकर मतलब मेरे साथ जो चीज़ें हुई और अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें के साथ मेरे साथ पार्टनर था वसीम का, यहाँ लखनऊ का रहता है वो। वसीम रिज़वी। वसीम रिज़वी नाम है, वो पहले आज़म खान का राइट हैंड हुआ करता था और समाजवादी पार्टी में सभासद भी था। तो मतलब मुझे नहीं मालूम था इतना बदमाश होगा या क्या है, मतलब उसके बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं थी। उसका एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो भगवा ओढ़ रखा है उसने और बोला है कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए क्योंकि मैं सनातन में घर वापसी कर चुका हूँ। तो मुझे लगा अगर कोई सनातन में घर वापसी किया और इस तरह से परेशान है तो मुझे जो भी हो सके मुझे मदद करनी चाहिए। जी। मैं उनसे मिला और मैंने कहा भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा आप मुझे राज्यसभा दे सकते हो, आप अगर चाहो तो। मैंने कहा कैसे? बोले आप जो बंगाल डायरी बना रहे हो, इसमें एज़ ए प्रोड्यूसर मेन मुझे खड़ा कर दो। इससे जो है, जो पॉलिटिकल पार्टियाँ शासन में हैं इस वक़्त, वो खुश हो जाएँगी क्योंकि मेरा इस समय मामला थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। अपने आप को एस्टेब्लिश करने, हाँ, ये आपका सहारा लिए। बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है और ये मैं कोई ऐसे मतलब ये नहीं कि किसी पे ब्लेम लगाने के लिए बोल रहा हूँ, इसके सारे एविडेंस है, प्रूफ है और एग्रीमेंट्स भी। क्योंकि इसके लिए फंडिंग सारी मेरी थी। रिसर्च ऑलरेडी मैं पहले कर चुका था क्योंकि मुझे तो काम करना था। ये तो बाद में इनको मैंने इनबिल्ड किया कि चलो ठीक है आओ आप। आपका आपका कोई साथ नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूँ। लेकिन वही फ़िल्म जब बनकर तैयार हो जाती है और बंगाल सरकार के निशाने पर मैं आ जाता हूँ। मुझे टारगेट कर लेती है ममता बनर्जी की सरकार और उस वक़्त जो होता है ना आदमी का जो संस्कार होते हैं, उसकी अपनी जो नीयत होती है, वो नीयत सामने आ जाती है। क्योंकि मैं उसमें एक तो पार्टनर था। दूसरी चीज़ ये थी कि फ़िल्म में मेकर जो होता है, वो राइटर भी और मेकर भी फ़िल्म उसने ही बनाई है। और उनको लगा कि जिस मकसद को लेकर के वो मतलब मेरे साथ जुड़े थे, वो मकसद उनका कहीं न कहीं अधूरा हो रहा है। मतलब उस फ़िल्म का क्रेडिट जैसे डायरेक्टर में जो जाना चाहिए, वो जाना ही चाहिए। लेकिन उन्हें लगा कि जो मतलब उनको सारी तरह से उनको महिमामंडित होना चाहिए था ताकि अमित शाह जी और मोदी जी उनको बुलाएँ और गवर्नर बना दें, राज्यसभा बना दें, कुछ भी कर दें। इस तरीके से हाँ, उन्होंने चाहा कि उनको वो क्रिएट हाँ, किया जो अब जैसे ही उनको मौका लगा कि मैं बंगाल में गया, जाए। जी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर वहाँ पर सिर्फ़ वसीम रिजवी को जानकारी थी कि मैं बंगाल में गया हूँ, अपनी बाहर से ज़मानत कराने के लिए। जो हमारे ये हाँ, जानकारी नहीं थी और उसके बाद मुझे वहाँ पर ट्रैप किया जाता है। मुझे वहाँ से जान से मारने की कोशिश की जाती है। मैं वहाँ से भागता हूँ बंगाल से, सब छोड़ के वहाँ से। क्योंकि मुझे पता चल गया कि कुछ न कुछ मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तो स्पष्ट हो जाता है कहीं न कहीं से कि एक तो पिक्चर गरम हो जाएगी, डायरेक्टर मरा बंगाल में, पिक्चर गरम हो गई। दूसरी बात भैया कौन है? फिर तो कोई असलियत ही बचाने वाला नहीं बचेगा। कुछ सिर्फ जो जो वसीम रिज़वी बोलेंगे वही सारा क्रेडिट वसीम ने। सारा क्रेडिट और पिक्चर भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी मरने के बाद। तो वो सारी चीज़ों का क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने पूरा प्लान किया लेकिन वो जब चीज़ें मुझे भी समझ में आने लगी तो इस चीज़ को मैंने बोलना शुरू किया, मीडिया में बोलना शुरू किया। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मिला, मैंने उनसे भी बताई सारी चीज़ें। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि मैंने सारे एविडेंस, सारे सबूत भी दिए थे कि आगे मेरे साथ कोई न कोई साजिश होने वाली है। कई सारी लड़कियों का ऐसे फ़ोन आया जिसने लड़कियों ने मुझे कहा कि सर आप सतर्क रहिएगा, किसी वकील का फ़ोन आ रहा है मेरे पास 2 लाख रुपए दे रहे हैं और बोले नाम भी नहीं आएगा, खाली इनके ऊपर रेप का आरोप लगा। अच्छा, मतलब तो ये बात भी मैंने हाँ, ये बात मैंने बाकायदा सब लिख करके पहले ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री साहब को मैंने दिया था, महाराज जी को दिया था मैंने। लेकिन दुर्भाग्य रहा मेरा कि उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं और ये अपने मकसद में फिर उस तरह से आगे बढ़ने लगा। उधर तो मैं बंगाल से जूझ रहा था। इधर ये फ़िल्म आ गई, इस फ़िल्म के दौरान मुझे बैकआउट कर दिया गया, मुझे बाहर कर दिया गया। बंगाल से अलग परेशान, इस आदमी से अलग परेशान और फाइनली इसने फिर मेरे स्टाफ़ की एक लड़की को तोड़ लिया और एक नई घटना को उसने अंजाम दे दिया जिसमें मुझे जेल तक जाना पड़ा।
क्या कहानी थी स्टाफ की लड़की को तोड़ने का? देखिए, जब मैं मीडियम एक गरीब बच्ची को लेकर के आता हूँ कि मैं इसको हीरोइन बनाऊँगा, ये अभिनेत्री बनेगी, पूरा देश देखेगा इसको। वो मेरा एक जिद थी, मेरी एक सनक थी, मेरा एक जुनून था। वो इसलिए था क्योंकि मैं देखता हूँ कि सब बस पेज 3 वाले लोग ही इस बॉलीवुड में राज कर रहे हैं, या सनी लियोन अगर आएगी तो उसको लोग महिमा-मंडित करेंगे बॉलीवुड में। तो एक गरीब घर की बच्ची जो गलती से वायरल अगर हो गई है, तो क्या उसको हक नहीं है आगे बढ़ने का? बिल्कुल। तो मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं इस बच्ची को आइकॉन बनाऊँगा देश का, और मैं इसको बड़ी एक्ट्रेस बनाऊँगा। वो चाहे इसको मुझे जितना सिखाना पड़े, चाहे जो टाइम स्पेंड करना पड़े, जो भी हो। ये डिसीज़न जब मैंने लिया तो पूरे देश में बड़ी इसकी चर्चा हुई। हाँ, और इस चर्चा से रिजवी एंड कंपनी इस तरह से जल गई, मतलब एकदम लाल हो गया पिछवाड़ा कि अरे बाप रे! ये कैसे हो गया? मतलब अगर कोई अच्छा काम करने जा रहा है तो उनके तवे लाल हो गए पूरा एकदम एक तरह से, और उनको लगा कि एक तो राज्यसभा बन नहीं पाए, और दूसरा है कि ये तो भाई पूरे देश में अच्छा डिसीजन लिया है इसने, तो ये बड़ा काम करने लगा। प्रॉब्लम ये हो गया कि सनोज मिश्रा इतने मशहूर हो रहे हैं और सनोज मिश्रा को सबकी सिंपैथी मिल रही है, तो इस वजह से और दिक्कतें आने पूरे देश की सिंपैथी है हमारे साथ। और उसी बीच में इस लड़की को उसने समझाया, हालाँकि उसने खुद ही सब कुछ बोला हुआ है वीडियो में, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसको समझाया कि भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, एक देखो बंजारन को उठा लाए हैं और उसको हीरोइन बनाने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे पूजा के बारे में भी नहीं पता था कि वो बेचारी हीरोइन बनना चाह रही। वो तो हमारे साथ काम कर रही थी, कभी उसने ऐसी इच्छा भी नहीं ज़ाहिर की थी। लेकिन उसके अंदर-अंदर कुछ तो चल रहा था। तभी उसने इतना बड़ा डिसीज़न लिया, इसने बोला कि मैं तुम्हें लॉन्च करूँगा। और लॉन्च होने से ज़्यादा ये था कि मोनालिसा की पिक्चर रुकनी चाहिए। इसलिए रोकनी चाहिए क्योंकि उससे देश में मेरा नाम हो रहा, तो उसको बंद करना उसका मेन मकसद था। तो उसको बहकाया कि मैं तुम्हें लॉन्च करूँगा, लेकिन ये पिक्चर बंद करवाओ किसी तरह से। तो उन लोगों ने अपना जो भी था, अब कानून का दुरुपयोग कैसे किया जाता है देश में, वो तो एकदम सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल मैं सामने बैठा हूँ कि किस तरह से कानून का दुरुपयोग करके किसी की भी लाइफ़ को आप बर्बाद कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ये भी जान लो, ईश्वर है, परमात्मा है और सच्चाई है कहीं न। तो जिस पर महादेव का साया हो, महादेव मेरे सर पे सवार हैं, तो मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। और मैं आपको आयुष जी ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे लोग बोलते हैं बड़ा डिप्रेशन में चला गया होगा, जेल चला गया होगा, मैं बड़ी हिम्मत से वहाँ पे था। उल्टा लोग वहाँ जब मैं देखा जेल में जाते लोग रोते थे, चिल्लाते थे, और मैं उनके सबके लिए एक इलाज की तरह से हो गया। क्योंकि मैं सबको सबका दुःख बाँट रहा था। मैंने 12 लोगों को वहाँ से निकाला जेल में रहते हुए। कैसा रहा जेल का सा आते वहाँ पर भी। जेल का सफ़र इतना इंटरेस्टिंग था, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी मोनालिसा से बात हुई, फ़ोन आया था उसका कि सर ये गाना बहुत अच्छा है। मतलब गाना मैंने उसको भेजा था जो अभी शूट करने वाले हैं हम लोग। तो उसने कहा गाना बहुत अच्छा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब मेरे लिए ही लिखा गया। मैंने कहा अरे तुम्हारे लिए तो लिखा गया है, और वो भी मैंने कहा ये गाना मैंने जेल में लिखा। क्योंकि आप लिरिक्स राइटर भी हो रहे हैं स्क्रिप्ट राइटर के साथ साथ। तो मैंने कहा ये गाना मैंने ही लिखा और जेल में लिखा है, और इस फ़िल्म की स्क्रिप्ट भी मैंने, क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा था। ऑफ़िस में भीड़, रात में लेट से घर पहुँचो, तो ये होता है हाँ, जल्दी कर लेंगे, किसी दिन 10 दिन का समय निकाल के बैठ जाएँगे, लिख लेंगे, ऐसा करते-करते 1.5 साल हो गए थे। तो वो मुझे एक समय मिला, उस जेल में मैंने टाइम स्पेंड किया, सुपरिटेंडेंट साहब ने मुझे व्यवस्था करा के दी सारी को लिखने-पढ़ने का, तो बुक्स वगैरह जो भी था मुझे लाइब्रेरी से मिल जाता था, और मैंने वहाँ रहकर मैंने इस फ़िल्म की स्क्रिप्ट और गाने लिखे। तो और साथ-साथ मैंने वहाँ की जो दुनिया देखी, वो फ़िल्मों में देखकर, हम लोग फ़िल्मों में जेल को देखते हैं, उसमें और इसमें बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। जब तक आप बेसिक चीज़ों को जब आप खुद जब फ़ील करेंगे, और ख़ास तौर पर तब जब आप निर्दोष हों और जब जेल जाते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए और ज़्यादा मुसीबत वाली हो जाती है। लेकिन मैं चूँकि ध्यान और योग करने वाला आदमी, तो मेरे लिए ऐसा लगता था ये दुनिया खेल है। ये खेल है, ये भी एक पार्ट है, चलता है, चलने दो, ये भी लाइफ़ का एक पार्ट है। तो इस लिहाज से मतलब मैंने उसको बहुत ही लाइट लिया, मतलब कोई इतना ज़्यादा मैंने वो नहीं था। हाँ, एक रात जिस दिन मैं गया हूँ, उस दिन थोड़ा-सा तकलीफ़ हुई कि मुझे बड़े वाले लोग, मतलब जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें मुझे भी रख दिया गया, तो मैं रात भर बैठे रहा क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बहुत सारी भीड़ में हाँ, उस भीड़ में रखा, फिर अगले दिन मुझे सेपरेट जगह दी गई। तब थोड़ा-सा फिर वहाँ फिर मैं एक होता नहीं पंचायत चल रही है, इतनी सारी कहानियाँ थी वहाँ पर, रोज़ एक नई कहानी। अच्छे-अच्छे मतलब जो लोग थे वहाँ पर, कोई ₹300 के लिए बंद है जेल में, कोई ₹4000 ही नहीं जमा हो पा रहा है, बंद है। तो ऐसे 12 लोगों को मैंने वहाँ से निकाला, और अभी 7-8 लोगों पर काम चल रहा है मेरा। ऐसा भी नहीं, अभी तिहाड़ में मिल के आया हूँ 4-5 दिन पहले मैं अपने लोगों से। जेल में कोई आपको ऐसा मिला जो आपको देखते ही एकदम पहचान गया और ये अरे बाप रे! आयुष जी, जेल में जब मैं पहुँचा हूँ तो मालूम है, वहाँ थाली बजा के स्वागत हुआ है।
अब वहाँ लोगों को पहले ही पता चल गया था कि कोई आ रहा है बंदा, क्योंकि न्यूज़ चलती है ना वहाँ पे, तो सिर्फ टीवी वगैरह लगे हुए, तो लोग बीच में देख रहे थे। ऐसा नहीं तो कि पहुँचते किसी ने बोला सर मुझे एक्टर बनाना निकलने के बाद? नहीं, नहीं, हँसी मज़ाक ही बहुत है, अच्छे लोग भी वहाँ अच्छे लोग ज़्यादा थे, इनोसेंट लोग ज़्यादा थे। और वेलकम किया थाली बजा के लोगों ने, चूँकि लेट रात में 9:30-10 बजे के आस-पास मैं पहुँचा था जेल में, तो मुझे बाहर खाना-वाना खिलाया गया, फिर उसके बाद अंदर से भेजा गया, तो लोगों ने वेलकम किया मेरा। और उसके बाद वो एक ऐसा रिश्ता बन गया था, मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर इतने लोगों का, बहुत सारे लोगों की उम्मीद मुझसे जुड़ गई। उनको लगा कि जो लोग निर्दोष, उनको लग रहा था कि शायद ये बंदा कुछ ना कुछ मेरी मदद कर सकता है। तो उस लिहाज से जो भी मुझसे बन पड़ता था, मुझसे जो भी मिलने आते थे, मैं चिट्ठी लेके जाता था बड़ी-सी, इनका ये, उनका फलाना कोर्ट है, इनका ये वकील है, जाओ इनको ये कराओ, उनको पैसा जमा कराओ, उनको निकालो यहाँ से। सबको लगता था इतने बड़े आदमी आए तो लोगों को ये लगता था कि बड़ा आदमी आ गया है, तो कुछ ना कुछ मदद करेगा। तो अब मैं जब वहाँ से आने लगा, तो एक होता है ना कि आदमी को, मतलब कि कोई आदमी जाता है तो खुश होते हैं, लेकिन वो लोग सब दुखी थे। और लोगों ने, मतलब रोते हुए विदा किया, मतलब शॉक्ड हो गए लोग एकदम से, "अरे यार! ये क्या हुआ यार?" एकदम से चले गए। जब मैं टाटा करने सबसे मिलने के लिए गया कि भाई आज मैं जा रहा हूँ, तो लोग शॉक्ड हो गए। क्योंकि हमारा दिन जो होता था 12 घंटे मैं बाहर रहता था। बाहर में मतलब हॉस्पिटल या अपना लाइब्रेरी हो गया, ये वहाँ पर जहाँ पर आम आदमी सब भरे रहते थे वहाँ पे, तो मैं वहीं रहता ज़्यादातर। और एक ऐसी मंडली बन गई थी कि खुद सुबह पहुँच के सारा रूटीन बना हुआ था कि उनके साथ बैठना, उनका क्या हुआ, इनका चार्जशीट गई कि नहीं गई। मतलब ये सारी चीज़ें और तमाम सारी धाराएँ जो थी, मुझे पता नहीं थी, वो सब धाराएँ मुझे वहाँ याद हो गई, कि कौन से केस में कौन-सी धारा लगती है। मुझे तो अपनी भी धारा याद नहीं थी कि मेरे पे कौन-सी धारा लगी। और मोबाइल था नहीं तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, है ना? ये बात। बिना मोबाइल, बिना इस सोशल मीडिया की दुनिया से जीना कैसे जिया जाता है, बिना किसी इलेक्ट्रिकल उपकरण के किस तरह से, ये तो वो लाइव वहाँ पे पता चली। मतलब आपके अकॉर्डिंग कि जेल में मोस्टली बेगुनाह लोग हैं, 90%। 90% जी। और ख़ासतौर पे इस तरह के जो केसेज़ में कि अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ। एक मीना साहब थे, बेचारे थे वो बंदा। उनके दोनों पैर नहीं है और वो व्हीलचेयर पे हैं। वो मेरे साथ ज़्यादा समय मैं उनके साथ भी स्पेंड करता था। उन पर ये आरोप है कि कश्मीरी गेट पर उन्होंने एक लड़की का अपहरण किया और उसको लेकर राजस्थान चले गए और 1 महीने तक उसके साथ बलात्कार किया। 1 महीने बाद फिर लड़की किसी तरह वहाँ से भाग पाई उस विकलांग के चंगुल से, जो खुद टॉयलेट भी नहीं जा सकता। तब आकर उसने दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज कराई और अरेस्ट होकर वो, मतलब ऐसे फँसा ऐसे लोग। एक बंदे को आप खुद वाले अच्छा, मैं यही देख रहा हूँ कैसी न्याय व्यवस्था है कि माननीय न्यायालय भी नहीं देख पा रहा। पहली बार जो इसकी तारीख लगी तो मैंने कहा मीना साहब जाओ, जज साहब आपको देखते ही छोड़ देगी। लेकिन वहाँ गए तो पता चला नहीं अभी और ऊपर फिर 2 मेरी और कस्टडी और चीज़ों को नहीं देख पा रहा है। मतलब वो न्यायालय क्या है, वो तो कागज़ों के हिसाब से बंधे हुए हैं। ये भी नहीं देख पा रहे कि कैसे पॉसिबल है? वो तो वो आपका ऐसा केस हुआ था ना कि तो मुझे जिंदा आदमी अपने आप को जिंदा हाँ, वही तो कई सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं, भी बनारस में भी घूम रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ करके गले में टाँग के मुझे मिलते रहते हैं वो। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे लगा कि ये क्या है, मतलब कॉमेडी सर्कस चल रहा है क्या कपिल शर्मा का? मतलब जहाँ पर देखा नहीं जा रहा है कि आदमी आखिर हो क्या रहा है, वो सेम वही मेरे साथ हुआ। अब बताइए कि कोई आदमी 5 साल पहले बलात्कार किया हो, 5 साल बाद अचानक से जागा हो, तो इसके खिलाफ कोई कानून बनता है कि नहीं बनता है? कि जब मर्जी हो, मतलब एक अंधा कानून जिसका ज़्यादातर दुरुपयोग होता है। मतलब इस तरह के केसेस में जो बलात्कार वाले केस है, पहली बात तो कोई आदमी किसी के साथ अकेले बलात्कार कर ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं, सबको पता है। दूसरी बात एक चीज़ और आपको बताऊँगा आयुष जी, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़ाक वाली चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। जितने भी रेप केस वाले जो मैटर उसमें हैं कोर्ट में, उसमें एक लाइन कॉमन है। जैसे फ़िल्मों में नहीं होते बड़े सड़े गले से डायलॉग होते थे पहले से कि तुम्हारी माँ मेरे कब्ज़े में है, हथियार डाल दो, समझ रहे हैं ना? या अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तो वैसे ही इस केसेज़ में एक ऐसी लाइन आती है हमेशा जी कि लड़की को नशीला पदार्थ पिला दिया गया और वो चाय में होता है या फिर कोल्ड ड्रिंक में या फिर बहुत ज़्यादा, मतलब करप्ट टाइप की जो लड़की होती है तो उसको बोले कि बियर में हमको पिला दिया। मतलब तो पिलाने के बाद फिर उसको होश नहीं आया और जब होश आया तो देखा कि उसकी इज़्ज़त लुट चुकी थी और मोबाइल में वीडियो बना के वो हँस रहा था। कॉमन सा है, ये सब में है, ये सब में है, जितने केस हैं उसके सब में, मतलब मेरे लिए भी यही था। और जितने भी लोग, मतलब मैं तो इस पे रिसर्च कर रहा था, तो मैंने जितने भी लोग थे वहाँ पर, तो एक यूनियन टाइप की बना ली थी, वो सबसे, मतलब उसमें ये था किसी को शरबत में, किसी को चाय में, किसी को किसी में, किसी को बियर में।
पिला दिया, उसके बाद होश नहीं रहा, फिर उसने वीडियो बना लिया। हा 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 हा, अब तुम अगर कहीं मुंह खोलोगी तो ये वीडियो मैं पूरा वायरल कर दूंगा पूरी दुनिया में। इस तरह की चीजें बता, और हर हर एक चीज लोग मतलब भी वही सड़े के लिए डायलॉग जैसा। तो लगता है कि जानबूझ के बनाई गई ये कहानी हो, वकील ने पकड़ा, बना दिया, चलो तुम लगा दो इसके ऊपर रिट पे इल्जाम, जेल भेज देंगे। 99.9% ये लाइन जरूर आती है। आपके केस में बिना किसी सबूत के आपको किस तरह से अचानक से जेल भेज दिया गया? क्योंकि कुछ एविडेंस तो था नहीं। देखिए क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कोई इफ़र्ट नहीं होता है। कि ऐसे केसेस में तो ये भी पूछा नहीं जाएगा कि भई आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ। ये जो साल 2 साल आप जेल में सड़ जाओगे, तब पता चलेगा कि अच्छा फिर बोलेंगे कि अब शायद ये हो सके कहीं मटर ले लो। वो एक उभरता हुआ सितारा जो बहुत बड़ा स्टार बनने की कगार पे पहुँच गया था, अचानक से उसकी लाइफ़ खत्म हो गई। और ऐसी खत्म हुई कि 7 साल उसको जेल हुई, 7 साल के बाद माननीय न्यायालय ने कहा कि नहीं यार निर्दोष। और 7 साल के बाद तो उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। तो बहुत मुश्किलें हो जाती है ना इस तरह से। हाँ, तो ये जो ये चीज़ें होती हैं, छोटी नहीं होती हैं, बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में आदमी की लाइफ़ खत्म हो जाती है। और कमोबेश यही कोशिश की गई वसीम रिज़वी की तरफ से। और फिर भी मैं महादेव का भक्त हूँ। और ऐसे किसी भी जो ढोंगी ढोंगी कह सकते हैं कि जो धर्म को हमारे जो हिंदुत्व को जो धोखा देने वाले लोग हैं, जो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए सिर्फ़ भगवा ओढ़ते हैं, तो ये गलत परंपरा है, एक तरह से देखा जाए तो। कल को जितने भी टेररिस्ट होंगे, आएँगे मार-काट के पाकिस्तान से और यहाँ आके भगवा ओढ़ लेंगे। यार तुमको माफ़ कर दिया जाए। तो ये ये गलत परंपरा की शुरुआत हो गई। नहीं, जो लोग ऐसा कहते हैं कि मैं हिंदू में कन्वर्ट हो रहा हूँ, मैं घर वापसी कर रहा हूँ, हाँ। वो लोग मतलब क्या सच में ऐसा कुछ करते हैं? कभी नहीं होते। आपने कहीं देखा नहीं होगा, अभी उनके यहाँ लड़की पैदा हुई है, 5वीं या 6ठी शादी की है उन्होंने अपनी किसी लड़की के जो दोस्त के साथ, लड़की पैदा हुई नूरजहाँ। अगर वो लड़की गायत्री पैदा होती, सीता होती तो समझ में आता हाँ भाई इन्होंने कन्वर्सन किया है। तो ये तो फिर दुनिया को धोखा देने के लिए है और दुनिया आज नहीं तो कल समझेगी कि आप भगवा ओढ़ने से आप बेदाग नहीं हो जाओगे। और अगर इस तरह की सरकारें सपोर्ट करती हैं तो हम जनता में हम तो किसी सरकार के गुलाम नहीं, ठीक है ना? हमारा धर्म, हमारी चीज़ें, हमारा ईमान हमारे साथ है। तो हम किसी की सरकार का कोई ठप्पा लेकर वैसा नहीं, हम तो अपने लिए काम करते हैं। मैंने इतना सारा काम किया, इतनी सारी फ़िल्में बनाई, देश को जागरूक करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए। तो इसमें ना किसी तरह का सरकार कोई सपोर्ट रहा है और उल्टा मैं प्रताड़ित ही हुआ हूँ, देखा जाए तो। चाहे से सरकार किसी की भी रही हो, अखिलेश जी की रही हो, चाहे किसी की रही हो, मैं हमेशा प्रताड़ित हुआ हूँ। लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैं अपने रास्ते पे चल रहा हूँ और मैं अपने सैटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहा हूँ। मैं भगवा ओढ़कर और ये करके अपने गुनाह थोड़ी छुपाए जा रहा हूँ, मेरे को थोड़ी स्नैक बेच रहा हूँ कोई। क्या सनोज मिश्रा कंट्रोवर्शियल फ़िल्में बनाने के शौकीन हैं? नहीं, मेरी एक सोच है आयुष जी, मैं चाहता हूँ कि देखो या तो बड़ा एक्टर मेरे साथ हो, जी, या बड़ी कहानी हो। बड़े एक्टर के पीछे भागते-भागते 20 साल लग जाएँगे। 20 साल बाद वो बताएँगे कि हम तुम्हारे साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि बॉलीवुड आप देख रहे हो कितना पतन हो चुका है। गंद हो गई है बॉलीवुड के नाम पे लोग थूक रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इतनी लॉबीबाज़ी है, इतना है तो उस लॉबीबाज़ी से निकल कर मुझे लगा एक्टर के पीछे भागने के बजाय मैं बड़े सब्जेक्ट पर काम करूँ। और बड़े सब्जेक्ट जो होते हैं, वो लोगों को चुभते हैं। बड़े सब्जेक्ट लोग। लोगों को चुभते हैं। अब मैं एक फ़िल्म बनाऊँ कि ये 4 दोस्त थे और एक हवेली में गए, एक-एक करके मरने लगे, शक की सुई सब पे इधर जा रही, उधर जा रही, तो मैं ऐसे तो फ़िल्म नहीं कर सकता। मैं तो कुछ करूँगा तो मुझे भी संतुष्टि मिलेगी, हाँ, मैंने कुछ किया। आप ऐसी पिक्चर बनाओ किसी शाहरुख खान को लेके तो सुपर हिट हो जाएगी। और झंडीलाल को लेके बनाऊँगा तो कुछ पता भी नहीं चलेगा कि तो कब आई फ़िल्म पर कहानी में दम होना चाहिए। हाँ, तो मैं सब्जेक्ट उठाता हूँ और ऐसे विषय जिस पर किसी की औकात नहीं बोलने की, ख़ास तौर पे बॉलीवुड में, मैं ऐसे विषय उठाता हूँ। जी। जैसे अभी आप अगले फ़िल्म की आपकी तैयारी चल रही है टाइप ऑफ मणिपुर। हाँ, हाँ, नहीं इस बात थोड़ा अलग है मामला इसका। ये एक लव स्टोरी है, जी। नहीं, अभी तो मणिपुर के नाम से आप कन्फ्यूज़ मत होइए कि कुछ भूसा कुछ। ये एक बहुत ही स्वीट सी लव स्टोरी। डायरी ऑफ मणिपुर में आप कुछ मणिपुर की वैसी चीज़ें दिखाना चाह रहा है कंट्रोवर्शियल की? नहीं, नहीं वो तो लव स्टोरी है एक बहुत गरीब घर की लड़की है मणिपुर की, उसकी कहानी है और वो है मोनालिसा। कि कहानी मोनालिसा को कास्ट करने के बाद तो नहीं बदल गई? अरे! ये तो बता रहे मैं जेल में लिख के आया हूँ मैं। अच्छा। नहीं, क्योंकि पहले से पता था आप डायरी हाँ, मणिपुर बनाने वाले। एक्चुअल में क्या था कि उस कहानी का जो किरदार था ना, उस किरदार में मोनालिसा 200% फिट थी। अब ये अलग चीज़ थी कि उसको एक्टिंग नहीं आती थी, उसको काम नहीं आता, उसको बोलना भी नहीं आता। पूरा बॉडी पर्सनल। हाँ, लेकिन वो पर्सनैलिटी उसकी जो इनोसेंसी है मतलब उसका जो भोलापन है, वो हमारे किरदार से एकदम मैच करता था। तो मैंने तो बताया ना कि मैं बड़े दिनों से कन्फ्यूज़ चला था कि किसको लूँ, उसको लूँ, कई सारी साउथ की हीरोइन से भी बातचीत हो रखी थी मेरी। लेकिन जब इस पर मेरा दिमाग गया, लोगों ने मुझे सजेस्ट किया मेरे दोस्तों ने, तो मुझे लगा कि ये करेक्ट डिसीज़न है।
क्या बजट है अप्रॉक्स डायरी ऑफ मणिपुर का? देखिए, हम कोई 150 करोड़ की फ़िल्म तो बनाते नहीं। मेरी फ़िल्म का मैक्सिमम बजट है 8 करोड़ रुपए। रिलीज़ वगैरह मिला के 12-15 हो जाएगा, बस यही। तो डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का क्या बजट था? डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का बजट आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएँगे। उस फ़िल्म का बजट सिर्फ़ 1.5 करोड़ रुपए था। सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए। लेकिन उसमें 5 करोड़ का मेरा खून जला हुआ था, वो लगा। इसलिए वो पिक्चर इतनी बड़ी दिख रही है आपको। क्योंकि 5 करोड़ की मेरी मेहनत, मेरा रात दिन का जागना, मेरा आँखों का सूजना, मेरे पैर का सूज जाना रात दिन काम करते-करते। ऑन पेपर आपने प्रोड्यूसर बनाया था वसीम रिस्पा, वो तो है मेरे, लेकिन जो फ़िल्म की कमाई हुई करीब 5 करोड़ से ज़्यादा हुई, 7 करोड़ 50 लाख। करोड़ 50 लाख। तो ये 7 करोड़ 50 लाख की कमाई जो है ये कौन से प्रोड्यूसर को गई? था, किसी को नहीं गए, वो तो चोरी करके भाग गए ना। इसकी अच्छा उसका मैंने केस किया था, अभी से तो और मेरे ऊपर फायर हो गए। ऐसा वो 7 को मतलब आपने उनको सारे राइट्स भी दिए हुए हैं, हाँ, मैंने वो अर्निंग उसकी वही मैं तो अंधविश्वासी आदमी हूँ, मैं तो ब्लाइंड ही सपोर्ट करूँगा किसी को ना। हम दिमाग थोड़ा ना चलाते हैं उसमें। हम दिमाग लगाने लगेंगे तो फ़िल्म कैसे बनाएँगे? हमारे अंदर इसका मतलब भावनाएँ नहीं, फीलिंग्स ही नहीं। हमारे अंदर फीलिंग है तब हम उस दर्द को, उस खुशी को पर्दे पे उतार सकते हैं, उतारते हैं। जो है अरे हम सिर्फ़ दिमाग से काम लें, चतुराई से काम लें या बहुत ज़्यादा हम वो हो जाए कि नहीं मास्टरपीस बन जाए एकदम, तो मैं सिनेमा अच्छा कभी नहीं बना सकता, ये तो तय है। सवाल मेरा ये है, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? कौन-सी ऐसी कहानी है जो आप चाहते हैं कि मैं मतलब ऐसे रात में आप अकेले हो, अपने छत पे टहल रहे हो, आराम से जोता सिगरेट वगैरह पी रहे हो या फिर कुछ और भी पी रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, उस समय अकेले जो तन्हा ख़्याल आता है कि मैं एक ऐसी फ़िल्म बनाऊँगा, हुँ। इतनी हिट हो जाएगी, वो क्या है? मैं सच बताऊँ तो जो भी मेरी अभी तक की फ़िल्में रही हैं, तो ये कुछ दिनों बाद फिर मुझे वो अच्छी नहीं लगती। कुछ दिनों बाद मुझे अभी जैसे मुझे बंगाल डायरी अच्छी लगती है। भले ही कम बजट की बनी थी लेकिन उसमें एफर्ट लगा था लोगों का और लोगों को पसंद भी बहुत आई। जी। मुझे जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अपनी अच्छी लगने लगती है या मैं कोई ड्रीम देखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं एक फ़िल्म देखता हूँ बैंडिट क्वीन। बैंडिट क्वीन। बैंडिट क्वीन देखने के बाद मेरी जितने भी चीज़ें वो की हैं सब झाग की तरह बह जाती और मुझे लगता है कि मैंने अभी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया। क्योंकि उसका एक-एक फ्रेम सिखाता है, उसका एक-एक किरदार सिखाता है और मुझे ड्रीम लगता है कि मतलब ऐसा कुछ काम मैं कर पाऊँ ज़िंदगी में, तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन और मेरा सिनेमा मेकर बनना सफल हो गया। तो वो एक आइकॉनिक फ़िल्म है मेरे लिए जो हमेशा मेरे लिए एक आइडल की तरह से काम करती है और मैं हर बार जब भी देखता हूँ तो सीखता हूँ कुछ ना कुछ और मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम उतना सार्थक कर पाऊँ। वैसे बैंडिट क्वीन मैंने देखी नहीं है, क्या है वो? एक्चुअल में वो एक कहानी है डाकुओं की, लेकिन उसके जो किरदार हैं, उसका जो निर्देशन है शेखर कपूर जी का और उसकी जो एक फ्रेमिंग है उसमें तो वो अल्टीमेट अलग दुनिया है मतलब। और मैंने मतलब मेरे जब बस में ना 20, 25, 30 साल पहले फ़िल्म मेरे ख़्याल से लगभग रिलीज़ हुई थी उस वक़्त। सवा घंटे की पिक्चर थी। तब सवा घंटे की फ़िल्मों का चलन ही नहीं था। लोग 3 घंटे का फ़िल्म देखने जाते थे। बराबर 3 घंटे रील देखते थे। 16 रील की तो नहीं कहीं, अरे 14 रील की है पिक्चर मेरे लोग बोलते थे। तो मतलब वो हो जाते 18 रील की पिक्चर चाहिए थी उनको। तो उस समय पर जिस तरह से ये दुस्साहसिक प्रयास था एक तरह से देखा जाए और इतनी नेचुरल फ़िल्म बनाना, वो एक्चुअल में क्या इंटरनेशनल लेवल की फ़िल्म बनी थी और इंटरनेशनल सिनेमा को देखकर ही बनाई गई थी। और उसमें सारे एनएसडी के जितने भी कलाकार थे पहले के, चाहे मनोज बाजपेयी जी हों, निर्मल जी हमारे साथ स्वर्गीय और जो भी कलाकार थे, आज गोविंद नामदेव जी, सारे जीवंत थे आज की तारीख में और सब एस्टेब्लिश हो गए। भले ही 2 सीन का रोल करने वाले सज्जन सिंह मतलब अनुपम शाम हो जाए क्यों ना हो। तो वो एक फ़िल्म मुझे लगता है कि उस फ़िल्म में सारे लोग नए थे लेकिन आज सारे लोग उसके सेलिब्रिटी पूरी। एक्शन फ़िल्में बनाना पसंद है आपको? थोड़ा कम पसंद है। क्योंकि मुझे लगता है कि वो काल्पनिक चीज़ें हो जाती हैं उसमें और पैर रखा ज़मीन फट गई और एक पतला सा हीरो आया और वो जब पेट्रोल पंप पे कूदा सारी गाड़ियाँ उड़ गई, बिल्डिंग में आग लग गए। तो मुझे ये सब फेक ड्रामा अच्छा ऐसी फ़िल्में जब कभी मुझे टीवी पे कहीं दिखती है तो तुरंत स्किप कर देता हूँ। मुझे कभी रोमांचित नहीं करती, मुझे बकवास लगता जैसे एक्शन फ़िल्में बनाते हैं रोहित शेट्टी थे। है। एक्शन फ़िल्में वो तो एकदम एकदम बकवास लगती है। वो तो गाड़ियों के ब बादशाह हैं, गाड़ियाँ तोड़ने के लिए क्या है भाई मानसिक दिवालियापन मैं कह सकता हूँ उसको। क्या है यार बार-बार वही गाड़ियाँ तोड़ रहे हो, गाड़ियाँ कहाँ तक तोड़े जैसे कुछ नहीं चाहे हेलीकॉप्टर में लटक के आने का ट्रेन में। वो सब खत्म है मतलब। इसीलिए तो बॉलीवुड मिट्टी में मिल गया आज। ये जो गाड़ियों को तोड़ रहे थे, लटक के आ रहे हैं, कहाँ तक लटकोगे यार कुछ तो बनाओ। अभी मैं वही कह रहा था कि सलमान खान की लगातार फ़िल्में जो फ्लॉप हो रही हैं, मैं दावे के साथ गारंटी कर सकता हूँ।
वो एक गरीब आदमी का रोल करे, एक रिक्शा चालक का। पिक्चर सुपर हिट ना हो जाए, मेरा नाम बता दीजिए। जैसे सुपर 30 में ऋतिक रोशन ने किया। नहीं, आ जाए इधर, एक रिक्शा चालक बने, एक लव स्टोरी या किसी बच्चे को लेके या कुछ सोशल ड्रामा बना डाले। लेकिन नहीं, वो बनाएँगे तो भाईजान आएँगे, एकदम बॉडी कड़ी करके समझ रहे हैं? तो कहाँ तक आदमी देखेगा भाई? हमने उनकी वांटेड के बाद जितनी फ़िल्में सब मुझे एक ही लगती हैं। भाईजान आ रहे, कहीं-कहीं नशे वाले में कहीं हो, कहीं एक ही नहीं, एक ही एटीट्यूड है, आए 10 को मार दिया, ये कर दिया। एक बात चलता है, लेकिन बार-बार उसी को आप रिपीट कर रहे हैं। इस मामले में शाहरुख खान को मैं अच्छा कहूँगा, वो प्रयोगधर्मी कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। लेकिन सलमान भाई एकदम टैप्ड हो गए। अच्छा, इनके ऊपर सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं बॉलीवुड की, इन लोगों के ऊपर सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अब यही लोग जो फ्लॉप कर रहे हैं लगातार, अब ये लोग सोच रहे हैं कि हम जाएँ धनुष के बगल में खड़े हो जाएँ या किसी बड़े एक्टर के साथ साउथ में खड़े हो जाएँ ताकि हम भी उन्हीं के साथ चल जाएँ। अब ये बैसाखी तलाश रहा है सारा बॉलीवुड कि साउथ के साथ और आधा से ज़्यादा तो बॉलीवुड शिफ्ट हो गया हैदराबाद। अभी जैसे आपने बैसाखी की बात की कि बॉलीवुड वाले साउथ में जाके वैशाखी हाँ, इस तरह से बैसाखी भी तलाश कर रहे हैं। नहीं कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि बॉलीवुड वाले एक फ़िल्म आई स्त्री, स्त्री चली, उसके बाद आती है फ़िल्म स्त्री 2। तो ऐसा तो नहीं कि बॉलीवुड वाले भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी एक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी फ़िल्म को हिट कराने के लिए? जैसे पवन सिंह से गाना गवाया गया, बहुत हिट हो गया। 24 घंटे मतलब ट्रेंडिंग चलता रहा गाना, काटी रात म्यूज़िक तो म्यूज़िक अलग चीज़ होती है और रही बात जब भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भोजपुरी है आज कहाँ पे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो। अगर एक गाना भोजपुरी के रखने से फ़िल्म अगर हिट हो जाती है तो ये लोग काहे नहीं कर लेते। आज सारे जितने एक्टर हैं भोजपुरी से बेरोज़गार बैठे हुए हैं। खतना में जा रहे हैं या तो स्टेज शोज़ कर रहे हैं या तो गाने बना रहे हैं और क्या है। हाँ, रही बात गाने की पवन सिंह तो भई गाने के मामले में उसका जवाब नहीं और मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कोई सिंगर होगा उसके बराबर। ये नहीं कह सकते हो कि आप भोजपुरी का गाना डाल दिया तो स्त्री टू हिट हो गई, नहीं ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो बाद में तो कई सारी फ़िल्मों में गाना है। हाँ, ये ज़रूर है कि पवन सिंह जैसा गायक कोई नहीं है। ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, इसमें कोई शक नहीं है और मैं बहुत ही उनका प्रशंसक रहा हूँ हमेशा। और जहाँ तक स्त्री टू की बात है तो स्त्री टू में इतने सारे मसाले जैसे साउथ की फ़िल्म में होता है कि आदमी एक बार बैठ गया तो देखते रह गया, बड़े-बड़े सीन, हाथी, घोड़े, गाड़ियाँ, आदमी तिलिस्म में उलझ गया और सब उसके बाद पूरा एंटरटेन किया उसने। वैसे ही इस फ़िल्म में भी था कि भूत आ गया, उसमें कॉमेडी भी चल रही है, सारी चीज़ें चल रही। तो लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमारी फ़िल्म बंगाल डायरी, टेंशन से शुरू हो रही है, बढ़ते जा रहा है टेंशन, आदमी सर पटक रहा है। बाकु नोच रहा है और फाइनली क्लाइमैक्स में रोते हुए, चिल्लाते हुए लोग भाग-भाग के निकल रहे हैं। तो ये बेसिक फ़र्क है दोनों तरह बंगाल डायरी से मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ याद आई। जी। जब मैंने फ़िल्म देखी थी तो मेरे मन में ये सवाल पैदा हुआ था, मुझे लगा कि शायद कहीं ये मेकर्स ने गलत तो नहीं कर दिया, जी। ठीक है? फिर मैंने सोचा कि मुझसे पूछना चाहिए था अच्छा, एक बार ये करने से पहले। तो वो सवाल ये है कि जब सुहासिनी भट्टाचार्य को लड़की फ़ोन करके बताती है, जो अतीक के साथ रहती है, कि जो लड़का तुम्हारे साथ रह रहा है प्रतीक बन के, वो प्रतीक ही अतीक है। और उसका भाई ये सांसद है, ये वो सारी चीज़ें कि वो होती है जो प्रतीक बन के रह रहा है, वो अतीक है। तो जब इसको सुहासिनी को जब ये चीज़ें पता चल जाती है, तो वहाँ से वो सीधा दिल्ली ना भाग के, वो दोबारा वापस उस घर में जाके प्रतीक से मिलती है, अतीक से मिलती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूँ। और जब उसके ऊपर हमला करता है तो प्रतीक को सॉरी अतीक को गोली मार देती है। तो वो भागती क्यों नहीं है? दरअसल जहाँ उसे बचानी चाहिए ना पहले। आपने पूरा फ़िल्म में उसका किरदार देखा होगा कि सुहासिनी बहुत साहसिक किरदार अपने साथ आई हुई जो उसके साथ जो आती हैं लड़कियाँ उनको भी हेल्प करती है और बड़ी बहादुरी के साथ वो वेस्ट बंगाल आती है। इतना सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हुए और यहाँ आने के बाद जो उसके बहुत करीब आ जाता है, उसके साथ जो शादी भी कर लेती है। तो मुझे लगा कि मतलब उसका सडनली खबर सुन के भाग जाना, मेरे ख्याल से उस किरदार के साथ नाइंसाफ़ी होगी। वो एक बार तो उसका सामना करेगी क्योंकि वो निडर है और उसके साथ जो कि बड़ा इमोशनली भी उसने किया। भाई उसकी बातों में आके उसने शादी भी की और बड़े उसके साथ मिक्सअप रही, उसकी प्रशंसा भी करती थी। मतलब कहीं न कहीं वो किरदार उसके बहुत करीब था। तो मेरे ख़्याल से ऐसा लगा कि उसको जाना चाहिए था कम से कम इस बात के लिए, चाहे वो रिवेंज के लिए क्यों ना हो। उसने एक तरह से रिवेंज लिया कि उसकी भावनाओं के साथ खेला गया, तो उसने गोली मार दी उसको। तो मुझे लगा शायद मैंने उसको जस्टिफ़ाई किया है। लेकिन ऐसा सवाल जो आपने किया तो मुझे आगे के लिए भी ध्यान रखना होगा और दूसरी बात है कि पहली बार आपने इस तरह का क्वेश्चन किया। तो मुझे लगता है कि आप मेरी फ़िल्मों को या सभी फ़िल्मों को बहुत अच्छे गहराई से देखते हैं और इन सब चीज़ों पर भी मेरे ख़्याल से फ़ोकस होना चाहिए और मैं आगे से भी ध्यान रखूँगा कि ऐसी चीज़ें अगर हों तो उनका तर्क है। मतलब मेरे पास ये तर्क था जो मैंने आपको बताया। ऑडियंस में बहुत सारी ऐसी फ़िल्में आती हैं, जब ऑडियंस का जो फ़ेवरेट किरदार होता है, ऐसी वेब सीरीज़ अभी पंचायत आई थी, पंचायत में सचिव जी को गायब कर दिए थे कुछ दिनों के लिए, तो ऑडियंस बड़े दुखी हुए थे।
इसी तरीके से बहुत सी ऐसी फ़िल्में आती हैं जो ऑडियंस का सबसे फ़ेवरेट किरदार होता है, जिससे पूरी ऑडियंस को उम्मीद हो जाती है। लास्ट में उस किरदार को मार दिया जाता है। सेम ऐसा आपने किया डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में। लड़की दिल्ली भाग रही थी, ट्रेन पकड़ने वाली थी, पत्रकार उसका इंतज़ार कर रही थी रेलवे स्टेशन पे और लड़की को जो है वो लोग पकड़ के ले जाते लड़की भाग भी तो सकती थी, उसको मर जाने के पीछे की क्या हाँ, नहीं दरअसल मतलब ऑडियंस को दुखी करने का क्या रीज़न था? दुखी करने का रीज़न नहीं था। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा आयुष जी, वो कहानी जो थी हमारी वो बहुत काल्पनिक नहीं थी। वो फ़िल्म जो है ना एक रियल स्टोरी पर बेस्ड थी और उस रियल स्टोरी का मैंने पूरा रिसर्च किया था जाकर वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में ही। तो वो कहानी से मैं बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहता था और मैंने बाद में एक वॉइस ओवर भी आता कि ऐसी हज़ारों कहानियाँ बंगाल की मिट्टी में दफ़न है। तो एक रियल स्टोरी थी जिसमें वो सुहासिनी भट्टाचार्य का जो किरदार था वो सेम नाम लड़की का भी था और उसके साथ जो हादसा हुआ था वो मैंने एज़ इट इज़ उतारने की कोशिश की, भले ही थोड़ा फ़िल्मी लिबर्टी मैंने लिया, लेकिन उसका भी वहाँ पर मर्डर हो जाता। लिहाज़ा मुझे लगा कि एज़ इट इज़ दिखाऊँगा तो लोगों को एक जागरूकता आएगी, लोग सोचेंगे, लोग समझेंगे। इसलिए मुझे उसको उसी तरह से मारना ज़रूरी है। क्लाइमेक्स में होता है कि वो लड़की का जो वीडियो फुटेज होता है, जो कार बनाई होती, वो दिल्ली पहुँचती है और दिल्ली पहुँच के उसको टीवी पे लाइव कर लेते हैं। ठीक है? लाइव करने के बाद वो फ़िल्म वहाँ पे खत्म हो जाती है। क्या भविष्य में डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल 2 बनने के चांसेज़ हैं? बन सकती है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन बंगाल की फिर दूसरी कहानी हमें उठानी पड़ेगी। इसमें क्या है कि बंगाल में एक लड़की की कहानी के साथ-साथ मैंने कई सारे मुद्दे भी उठाए, जिससे वहाँ की सरकार के निशाने पर मैं आया और ऐसे मुद्दे मैं कह सकता हूँ आयुष जी कि जो वहाँ की सरकार है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, उसको निरंकुश कहा जाता है, जो जो जिसमें राज्यपाल को गवर्नर हाउस में घुसने नहीं दिया जाता हो, आप सोचिए। धरने में बैठना पड़ता हो, जहाँ पर होम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाता, तो क्या है, तानाशाही तो है, तो पूरी वहाँ पर आज तक किसी बंगाल या बंगाल के बाहर के किसी भी आदमी ने 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाने की भी हिम्मत नहीं जुटाई, जहाँ पर मैंने ढाई घंटे की पूरी फ़िल्म बनाई। ये जो डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जो आपने फ़िल्म बनाई, जी। क्योंकि उससे पहले भी आपकी कंट्रोवर्शियल फ़िल्में रही हैं। श्री राम की जन्मभूमि में आपको जान से मारने की ढेर सारी धमकियाँ मिली थी। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 200 लोगों ने मेरे घर पे हमला किया था। अरे दादा! 200 लोगों ने जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था उसका। किसका श्री राम की जन्म हाँ, और आज भी सबसे ज़्यादा रील पूरे देश में हमारी फ़िल्म का वायरल है। अरे मैंने देखा फ़ेसबुक पे हमेशा उसका लोग मुझे भेजते हैं, बहुत वायरल हो लोग मुझे भेजते हैं कि देखो किसी ने इतनी हिम्मत की फ़िल्म बनाने की। उसका तो मैं नहीं कह सकता कि वो मेरी। पूरी फ़िल्म पे तो उतने व्यूज़ नहीं आए हैं, लेकिन उसका जो एक पार्ट है, एक सीन है, वो बहुत चलता है। वो जो क्या नाम है, वो जो एक हलाला वाला पार्ट था उसमें वो हाँ, एक्चुअल में वो बरेली में एक घटना हुई थी। उस घटना को लेकर मैंने इस फ़िल्म को डिज़ाइन किया था और उस घटना को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट में भी गया। भाई सुप्रीम कोर्ट में हमें प्रूफ़ करना पड़ा कि हमने ऐसा नहीं किसी की धार्मिक भावनाओं को हमने ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बनाई है, एक सामाजिक बुराई है। इस पर मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ अक्सर और वो जो सच्चाई थी वही एज़ इट इज़ था उसमें। जी। 200 लोगों ने जिस व्यक्ति के ऊपर हमला किया, एक ऐसे फ़िल्म मेकर के ऊपर। चलिए वो फ़िल्म तो चली जैसे-तैसे। उसके बाद डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जैसी फ़िल्म बनाने का हिम्मत कैसे किया? और वो ज़्यादा उग्र हो गया ना मैं। हाँ, और मरना ही है तो और कुछ अच्छा करके मत। उस टाइम पे जो समस्याएँ चल रही थी, आप बनारस गए, वो हाँ, उग्रता और आ गई ना फिर। आप बनारस में आपको छूकर बनारस तो मेरे लिए आध्यात्मिक जगह है और मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी मृत्यु हो तो फिर बनारस घाट पे ही हो तो। मेरा तो वो अलग ही है, मैं जब भी रिटायरमेंट लूँगा या सबको पता है अगर मैं कहीं 2-4 दिन के लिए गायब होता हूँ तो मैं बनारस ही रहूँगा। वो अलग चीज़ है, मतलब एक अलग दुनिया है। मैं ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट करता हूँ और मुझे इस बात का हर पल एहसास रहता है कि इस धरती पर मेरे लिए बहुत सीमित समय है और इसी सीमित समय में मुझे सारा काम करना है। तो बनारस का तो एक अलग ही चैप्टर है, मतलब मैं उसको सिनेमा से अलग रख के। अब नए-नए सर को मैंने देखा था, आपने बोला था कि आपको गंगा घाट से बड़ा प्रेम है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं सोचता हूँ तो मैं आज भी सोचता हूँ कि चला जाऊँ, 2 दिन रुक जाऊँ वहाँ पे। लेकिन ज़िम्मेदारियाँ भी हैं और उसके बाद अभी तो मैं जेल से निकला हूँ और जेल से निकलने के बाद ये भी नहीं कि कल्लू से कालिया बन गया हूँ। मैं तो वही हूँ ना जैसा पहले था, कि मतलब जेल से निकलने के बाद आदमी बदल गया एकदम, कल्लू से कालिया हो तो कालिया नहीं हुआ है। आपको ऐसा डर नहीं लगा जब आप ये फ़िल्म जब आपने बनाई और अब वहाँ के मुख्यमंत्री आपके पीछे पड़ जाते? मैंने फ़िल्म में देखा, आपने एक बहुत छोटा-सा सीन दिखाया हुआ है, सफ़ेद साड़ी पहने हुए पे इस तरीके से। आपको डर नहीं लगा आप इतना खतरनाक काम करने जा रहे हैं, जी। डायरेक्ट दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगा कि इसके बाद क्या हो सकता है? देखिए, डर सबसे बड़ा ये था जब मैंने कॉलेज पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मैंने सिनेमा को जॉइन करना चाहा, वो सबसे बड़ा डर था।
क्योंकि एक तरफ भविष्य था, एक तरफ अंधकार था। एक तरफ हमारे दोस्त लोगों को कोई पायलट बन गया था, कोई बड़ी-बड़ी नौकरियाँ मिल रही थी और एक तरफ मैं बेरोज़गार था, धक्के खा रहा था, गालियाँ खा रहा था। एक तरफ स्ट्रगल। तो ये सबसे बड़ा डर था और वो डर जब मैंने पार कर दिया तो दुनिया में मुझे अब किसी से डर नहीं लगता। वो सब चीज़ें छोटी हो जाती हैं। डर उसे लगता है जिसको बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य में जी रहा हो, बहुत ज़्यादा सुख-सुविधाएँ जी रहा हूँ। मैं तो सन्यासी की तरह जी रहा हूँ जीवन अपना और एक मज़दूर की तरह मैं काम करता हूँ रात-दिन। तो मेरे पास अगर कुछ खोने के लिए है नहीं तो मैं डरूँगा किस लिए? दूसरी बात है कि मेरे मरने से ऐश्वर्य थोड़े मेरे खत्म हो जाए कि भाई इतना ऐश्वर्य मैं तो वैसे ही हूँ। तो मरना है आदमी तो कब इसे दर्द जैसी कोई चीज़ कभी नहीं थी मतलब मेरे अंदर, कभी थी ही नहीं। नहीं तो जो दुस्साहसिक काम मैंने आज मैं बोल नहीं सकता ऑन कैमरा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरी ज़िंदगी से जुड़ी रही हैं जिनमें लोग यकीन नहीं कर सकते। आपकी ड्रीम फ़िल्म के लिए, ये मेरा बड़ा खतरनाक सवाल है, ठीक है? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब सनोज मिश्रा को कितना पैसा दे दिया जाए कि बजट की दिक्कत ना आए और अपनी मन पसंदीदा फ़िल्म बना सके? कितना पैसा चाहिए होगा? अगर आप एकदम मन पसंदीदा फ़िल्म बनाना चाहते हो, आप जो एक्टर चाहें वो एक्टर आ जाए। लगभग एक्शन फ़िल्म तो आप बनाएँगे नहीं, वो तो आपको पसंद ही नहीं है। तो अगर लव स्टोरी हो, जैसे भी आपका आपका ड्रामा हो, जो भी आपने सोचा हो, लगभग कितना पैसा मेरे ख्याल से 50 करोड़ में एक बेहतरीन मतलब अच्छी स्टार कास्ट को भी लेकर और अच्छे कैनवास पर मैं मतलब बड़े फ्रीडम के साथ मैं काम कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मतलब एक अगर आप अपने मनपसंद की जो फ़िल्म बनाना हाँ, चाहते हैं, हाँ, उसका बजट 50 50 करोड़ रुपया चाहिए। हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताइए, मोनालिसा अचानक से एक लड़की उठती है कुंभ के मेले में, कुंभ के मेले में वायरल बहुत सारे लोग हो जाते हैं। एक आईआईटीएन बाबा वायरल हो जाते हैं, एक मोनालिसा वायरल हो जाती हैं, एक कांटों वाले बाबा वायरल हो जाते हैं। आपने मोनालिसा को ही क्यों चुना? देखिए वो भी आपने इतनी बड़ी फ़िल्म के लिए, एक नॉर्मल सी लड़की फूल बेचने वाली, जिसको लोग कहते हैं घुमंतु प्रजाति की लड़की को आपने हीरोइन बना दिया, सीधा। दरअसल इसके पीछे की जो बातें मैं पहले भी हालाँकि बोल चुका हूँ, लेकिन आज भी बोलना चाहता हूँ जी। कि कहीं न कहीं मैं बॉलीवुड के लॉबी से बहुत परेशान हूँ। लॉबीबाज़ी से बहुत डिस्टर्ब हूँ और जो बॉलीवुड का जो चलन है, आज उस बॉलीवुड ने अपने आप को पूरी तरह से ख़त्म करने के कगार पे लेके आ गया। आप जाइए सिनेमा हॉल में लोग सन्नाटे में हैं, कहीं कुछ नहीं, लेकिन लोगों का ईगो, एक्टरों का ईगो वो जा ही नहीं रहा। रूटीन उनका ऐसा बना हुआ उनके आस-पास घेरा ऐसा बना हुआ है कि वो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। नए लोगों की एंट्री वहाँ पे हो ही नहीं पा रही है। देखिए लाइट आपकी बंद हो गई लेकिन चलें तो पॉडकास्ट ही डायरेक्ट आधा चेहरे पे नहीं आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे ही। तो मुझे लगा कि अगर लोग फ़ॉरेन से लाके लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, सनी लियोन जैसी पॉर्न स्टार आकर यहाँ पर अगर एक्ट्रेस बन जाती है जिसको हमारे देश की बड़ी बड़ी गलत कल्चर है ना, लड़कियाँ उनको फ़ॉलो करने लगती। ये सवाल मेरा भी था। मैं एक समय ऐसा आया जब मैं खुद बॉलीवुड से नफ़रत मुझे होने लगा अंदर-अंदर। मैंने ये सोचा, मैंने कोई शो देखा था जिसमें सनी लियोन सबके साथ की थी। मैं बुराई तो नहीं करना चाह रहा था। एक ओबी स्त्री है हम कोई कि अब चक्कर ये आया कि जहाँ पे अभिनेता-अभिनेत्रियाँ बैठे हैं, वहाँ पे एक पोर्न स्टार को भी सेम जगह बैठाया जा रहा है। तो इंडस्ट्री की क्या वैल्यू? नहीं, दूसरी बात इससे कल्चर खराब होता है और युवा युवा पथभ्रष्ट होते हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे यहाँ की लड़कियाँ हैं, तो एक गलत मैसेज जाता है। इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं एक निचले तबके की लड़की को ले जाकर, अगर मैं स्टार बनाता हूँ, तो ये बॉलीवुड से मेरा बदला होगा। तो ये एक तरह का तो एक कह सकते हैं कि मेरे दिमाग में जो चीज़ें हैं जो मैं सोचता हूँ या जो मेरी जो अलग सोच है इन लोगों से, क्योंकि उस लॉबी में कभी मैं मिक्स नहीं हो पाया। आज मुझे भी 35 साल हो गए और इन 35 सालों में मैंने बड़े से बड़े एक्टर के साथ काम किया। लेकिन पता नहीं क्यों मतलब वो मिक्सअप जो होना होता था, वो हो नहीं पाया। बिकॉज़ ऑफ या हो सकता है मेरे संस्कार ऐसे हों, हमारा कल्चर ऐसा हो, हमारी सोच अलग हो। अभी मैं कोई फ़िल्म अनाउंस करता हूँ, 50 आदमी आके मुझे एडवाइस देने लगा, "अरे यार! ये करोगे ऐसा हो जाएगा, टाँग टूट जाएगी, आँख टूट जाएगी, ये होगा, वो होगा।" अच्छा कुछ ना करो तो कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। आदमी आपकी खुशी से जलते हैं। आप अगर अभी किसी को फ़ोन करो, भैया घर में आग लग गई, तो लोग बड़ी बड़ी सहानुभूति देंगे। लेकिन आप बोलो भैया घर बनवाने जा रहा हूँ ज़रा 100 ईंटें का इंतज़ाम करा दो, तो आदमी पीछे हो जाएगा, ये तो घर बनाने जा रहा है। तो सेम वही है बॉलीवुड में भी, यहाँ पर आप कुछ अलग नहीं कर सकते बिकॉज़ ऑफ लोगों का अहम घमंड और उनकी लॉबी, उसने पूरी तरह से बॉलीवुड को आज रसातल में डाल दैनिक भास्कर में आपके बारे में एक आर्टिकल छपा हुआ था, जी। जिसमें ये कहा गया है, आप खुद कहते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री अय्याशी की जगह नहीं है, नहीं है। फिर भी आपने ये जो विवाद को गले लगा रखा है। इसमें एक सवाल मेरा छूट गया। जी। पूजा शर्मा कहती हैं कि उन्होंने तो रेप का इल्ज़ाम विथड्रॉ किया।
लेकिन वो कहती हैं कि 5 सालों तक मैं सनोज मिश्रा के साथ लिव इन रिलेशन में थी। बिल्कुल हो सकती है भाई, हमारे तो घर में रहती थी वो, और हमारे उस घर में पूरा परिवार रहता था। ये बात उन्होंने गलत नहीं की, लिविंग का मतलब होता है घर में रहना। मेरी फैमिली के साथ रहती थी। उन्होंने बोला कि अफेयर चलता था मेरा सनोज मिश्रा। अब वही उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। और बहुत सारे लोग तो भाई इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने चैनल पे सिर्फ आने के लिए तमाम सारी नई नई कहानियां गढ़ी कि उनको इसी बहाने बड़े बड़े चैनल अटेंड करने को मिल जाएंगे, जो शायद मेरा नाम नहीं लेता तो कोई पूछता भी नहीं। तो ये तो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन जहाँ तक रहने की बात है, वो हमारे साथ अभी भी जो 16-17 लोगों का मेरा है परिवार, और जिसमें हमारे पास 9 स्टाफ है हमारे यहाँ, ऑफिस से लेके घर तक। तो जो चीज़ें थी उससे पर्दे डालने के लिए लोगों ने किस तरह से प्लान किया, बात तो उस पे फोकस उस पे होना चाहिए था ना। नहीं, जैसे पूजा ने इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम उसने वो भाई वापस ले लिया। इल्ज़ाम उसके वापस बाद ले कह लिया। रहे कि नहीं, नहीं, इल्ज़ाम वापस ले लिया, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि उसके 6 दिन के बाद ही वो अरेस्ट हो गई और जेल में। हाँ, ये बात क्यों हुई इसके पीछे कोई मीडिया नहीं आया? क्यों नहीं आता? क्योंकि मीडिया को चाहिए अरे बस जिसका नाम है ठीक नहीं, जिसका नाम बड़ा हो, वो उसी के पीछे लगेंगे। वो अरेस्ट क्यों हुई? उसने किसी का मर्डर किया था कि कहीं से वो उसने किसी को धोखा दिया था, डाका डाल के भागी हुई थी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब इस तरह के किरदार हमारे आस-पास हैं, तो हम उनसे खाली बात बात क्यों करते हैं जो लोगों को मसाला लगे, लोगों को मज़ा आए। और वो कोई न्यूज़ भी नहीं बनी उसकी। मैं जेल गया और पूरे देश ने हल्ला मचा, अरे ये कर दिया, जबकि वो चिल्ला रही थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका न्यूज़ नहीं बना। कोई न्यूज़ नहीं। जब मैं बाइज्जत बाहर आया और हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने जब ये बात कही कि इस तरह के गंदे मतलब इस तरह के जो झूठे आरोप हैं ना, ये कानून पर से विश्वास को कम करता है। समाज में इससे कानून व्यवस्था से विश्वास कम हो रहा है, लिहाज़ा इसकी जाँच की जाए अच्छे से और उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाए। ये माननीय न्यायालय ने आदेश जो मेरे फेवर में दिया, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं। चर्चा सिर्फ हो रही थी कि अरे ये हो गया, अरे वो रेपिस्ट देव गिरफ्तार हो गया, यही था जो मोनालिसा को हीरोइन बनाने से, यही था वो। हेडलाइंस ऐसे आते थे कि मोनालिसा को साइन करने वाला डायरेक्टर निकला रेपिस्ट। हाँ, इस तो तरह और भी खतरनाक खतरनाक चीजें, और जो लोग मुझे बोलते थे कि सनोज मिश्रा आज आ रहे हैं, उनका लैंग्वेज बदल गया तुरंत। सनोज मिश्रा आ रहा है, वो देखो जा रहा है, जेल में जा रहा है। मतलब इस तरह की लैंग्वेज लोगों ने, जो चैनल वाले लोग थे जिनको मसाला चाहिए था, या बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनको व्यूज चाहिए, तो पता नहीं फोटो वोटो में पता नहीं क्या बनाते हैं, क्या लगा देंगे उसमें ताकि लोगों को मतलब कंफ्यूज हो जाए पूरी तरह से आदमी। उनको कंफ्यूजन पैदा करना है सिर्फ 2-4 व्यूज बढ़ाने के लिए। ये तो मोनालिसा के साथ सारे कन्फ्यूजन पैदा कर दिए थे। हाँ, लोगों को तो लगा कि नहीं, वो बोल भी रही है कि ऐसा है, ये चीज़ें नहीं है, हम सिर्फ हैं। वापस नहीं। लेकिन हाँ, रिज़वी इधर बोला, "अरे! वो उसको खतरा है।" वो बोल रहा है, वो बोली, "नहीं, हमें कोई खतरा नहीं, हमारा परिवार सब अच्छे से रह रहे हैं।" "नहीं, वो दबाव में हो सकती है।" क्योंकि लोग मसाला सोचे, मतलब उसमें लोग सोचे मसाला मिले उनको, चैनल वाला मसाला उठाए उसमें से, तो सनसनी पैदा कर दो। शराब पी रहा है, दारू पी रहा है, अरे दुनिया पी रही है भाई। मैं तो खुलेआम किया हूँ, जा उसमें कौन सा जो करना है कर लो भाई, सही उसमें कोई क्राइम है क्या? कई मानो मैंने बोले ये देखो इसके हाथ में क्या है, अरे पार्टी में हूँ भैया, मेरे हाथ में वाइन है और क्या है, पी रहा हूँ। हाँ, ये देखो इसमें क्या है, उसको घेरा बना बना के दिखा है। अरे सायो, मतलब सोचो कि मतलब कितनी गिरी हुई मानसिकता है। किसी आदमी के पीछे पड़ने वाली बात होती है ना, कि एकदम पीछे पड़ जाओ ताकि इसके पास जो है किरदार, जो इसका नाम हो रहा है ना, जो करेक्टर इसका बिल्डअप हो रहा है, वो करेक्टर इसका खत्म हो जाए। लेकिन ये चीजें इस खत्म नहीं होती हैं। मैं फिर से वापस आ गया हूँ, फिर से फॉर्म में आ गया हूँ। डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल ने जब आपके ऊपर विवाद छुड़ा था, जब आपके गायब होने की खबरें आई थी, खैर उस समय आपने अपना मोबाइल छुपा दिया था, तो उस समय कंगना ने एक्शन लिया था। क्या उसके बाद आपसे कभी कंगना की बात हुई इस मामले पे? नहीं देखो, वो तो वीरांगना है कंगना, और मुझे लगता है कि बॉलीवुड में उनकी एक अलग पहचान है, और उनका जीवन भी बड़ा मतलब एक होता नहीं कि वॉरियर की तरह उन्होंने काम किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिन मुद्दों पर कोई बोलता नहीं है कि कहीं भैया ये फलाना नाराज हो जाए, वो कम से कम बेबाक तरीके से बोलती, तो वो तो शेरनी इस मामले में। और कंगना से मेरी उसके बाद 2 बार बात हुई थी, लेकिन फिर वो रिजवी ने उनको मना कर दिया कि मेरी पिक्चर है, इसके बारे में आप कुछ मत बोलिए, नहीं तो हमारी पिक्चर की बैड पब्लिसिटी हो जाएगी। मतलब उसका कहने मतलब ये था कि जो 2 कौड़े का आदमी है, इसका मतलब ये किसी भी तरह से मतलब समझ मिश्रा हाइलाइट ना हो। और जितना आपसे कोशिश किया ना हाईलाइट करने को, उतने हाईलाइट होते गए। जेल जाके भी तो मेरे साथ हमारा तो यही रहा कि जेल जाकर भी तो मुझे अच्छा रहा, एक तो एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, और जब बाहर लौट के आया तो अ, एक अलग दुनिया मुझे मिली। अब लोग मुझे बता रहे मैंने आपको कहीं देखा है क्या? मैं कहा नहीं नहीं। क्या करते हो? मैं ट्रांसपोर्ट करता हूँ मैं।
अभी आपने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था जी, आप कहीं गए हुए थे, रूफटॉप का लोकेशन था, आपने एक फ़ोटो डाली थी कि अगर किसी को इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया, आप लगा लो भैया। हाँ, बीच में चल रहा था ना, पूरा ट्रेंड चल रहा था और मैं देख रहा था कि उसमें एक महिला गरीब-सी आई, वो भी मतलब जबकि मैं उससे कभी मिला भी नहीं है, उसको शक्ल भी पहली बार देख रहा हूँ। वो बोल रही है कि वो बहुत बड़े लुटेरे हैं अच्छा। और उन्होंने मतलब हमारी ओर भी गंदी नज़र से देखा, लेकिन मैं चूँकि तीसरी चौथी शादी शायद कर चुकी है वो। 5वीं, हम चूँकि 5वें पति के साथ थे, तो इसलिए वो शायद रुक गए और मैं बीमार थी, ये थी, मुझे देखने नहीं आया। मतलब इस मतलब आप सोचो कि ऐसे सवाल जो घर में लो ना, बर्तन गिर गया किसी के हाथ से, चटनी में दाल नमक ज़्यादा हो गया, ऐसे सवाल-जवाब चैनल पे आके लोग बैठ क्यों कर रहे थे? क्योंकि मेरा नाम बढ़ रहा था, मेरी चीज़ें बढ़ रही थी और मैं उसको पहचानते नहीं, ये है कौन भैया? लोगों ने पूछा, "अरे! इसके बारे में बताओ, ये क्या बोल रही है? क्या इल्ज़ाम लगा रही है? आप क्या कहना चाह रहे हो?" बोला, "भड़ास निकालूँगा, धात तेरी की ऐसा बोलूँ।" मैं जानते नहीं यार, चैनल कौन, मसाला चाहिए। बोला, "नहीं, धत्तेरी नहीं करूँ, मैं जानते नहीं हूँ भैया, बकरी तो क्या करूँ?" अच्छा, जितना भी गेम हुआ इस सब से फ़ायदा टोटल तो हुआ इस देखो, सो बता एक बात मैं आपको बताऊँ, आपको फँसाने के फिर भी आपका क्या हुआ? ये लोग चाह रहे थे कि जो मेरे फंडर हैं, जो फाइनेंसर है, वो भाग जाए। वो भाग गए, ठीक है? वो भागे और उसके बाद बड़ी अजीब-सी बात बताऊँगा आपको, मतलब मैं जेल में ही था और वहाँ के बड़े अधिकारी हमारे पास आए। बोले, "भैया, इस पिक्चर में कितने पैसे लगने?" मैंने कहा, "10 करोड़।" बोले, "ये 10 करोड़ मैं दे रहा हूँ, जेल के अंदर ही बैठे-बैठे मेरा एग्रीमेंट हो।" अब आप बताइए, अब क्या करूँ? अब तो मालूम जाके जेलर को। जेलर ने जेल के अंदर कितनी गली कितना पैसा लगा? अब बताओ। तो हम तो भैया मेहनती लोग हैं, जहाँ जाएँगे वहीं पनप जाएँगे। जहाँ से खत्म करोगे वहीं से बड़े हो जाएँगे। तुम सोचो, तुम्हारे व्यूज़ 2-3 आ रहे हैं जो तुम बकवास के कर रहे हो। तुम्हें अपना भविष्य खतरे में देखना चाहिए। तुम अपने आप में सोचो कि तुम हो क्या? तुमने सोच लिया कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म थोड़े हो जाओगे। तुम भी अपना शरीर ढीला करना सीखो। मोनालिसा ने अभी किसी और के साथ में एक गाना किया था, हाँ, एल बंद सॉन्ग। जी। तो उस गाने से मतलब क्या लगा? मोनालिसा को सडनली वो सॉन्ग मिल जाता आपकी फ़िल्म के बाद। तो क्या बेनिफिट कहीं न कहीं ये आपको कुछ देखिए, मार्केस वो एक्सपेरिमेंट है और जो लोग सवाल उठा रहे थे ना कि अरे ये कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा है, वैसा है, उनके लिए एक जवाब। दूसरी चीज़ ये है कि एक होता है ना कि एक आदमी में कुछ ना कुछ फिनिशिंग चलते रहने चाहिए। वो भी है और मोनालिसा को लोगों ने एक नए अवतार में देखा अभी और वो जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो उसके अंदर बदलाव हुआ है, तो जो मैं बातें अभी 6 महीने पहले बोल रहा था, तो लोगों को अब ये बात पता चलने लगी कि मैं जो बोला था वो सच कर रहा हूँ। सच साबित करके दिखा रहा हूँ। ये कास्टिंग को लेके अगर हम बात करें तो फ़िल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा का क्या व्यू रहता है? देखिए, सबसे ज़्यादा कास्टिंग बहुत ज़्यादा ये टिपिकल विषय है सब, मतलब ये कास्टिंग का नाम आते ही पसीने छूट जाते हैं। कम से कम 2 लाख आदमी बैठा हुआ है, जिसको फ़िल्म में काम चाहिए, ठीक है? अच्छा, इस पिक्चर में और ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि मैं बड़ा इरिटेट होता हूँ। मैं बता-बता के थक चुका हूँ, भैया नॉर्थ ईस्ट की फ़िल्म है। वहाँ पर लोग हाँ, वहाँ पर लोगों का स्ट्रक्चर चेहरे का अलग होता है, यहाँ मैदानी क्षेत्र का अलग होता है। लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं, बोले मेकअप से सब हो जाता है। मेकअप से सब हो जाता है बोलेंगे। अरे वो हम भी वैसे ही हैं, हम वहाँ पे रहे हैं ना बोलेंगे हम। मणिपुर में गुवाहाटी में रहे, हम सबको वहाँ पता है हमें। वहाँ क्या अब 2 लाख लोगों के 2 लाख लोग आकर घुसकर फ़िल्म में काम पा लेना चाहते हैं। तो इस दौरान होता क्या है कि चूँकि मैं बड़ा सॉफ्ट हार्टेड आदमी हूँ और सब किसी को मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि कोई बुरा लगे किसी को। तो उस चक्कर में क्या होता है कि मेरा काम ज़्यादातर हो जाता है खराब। कि पता लगा चाचा आ गए, बोले अरे हम तो इतने साल से बैठे हुए थे। अब चाचा अब डिज़र्व नहीं करते, फिर भी हमने कहा चलो अच्छा रखो भाई, इनको किसी तरह से काम चलाया जाएगा। तो ये चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट पर असर डालती। और कास्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छा, या तो मैं रूड हो जाऊँ एकदम कि भैया हमें नहीं पता है, कास्टिंग डायरेक्टर जाने उसी से हम सारा काम करेंगे। फिर भी हमारे यहाँ ऑफ़िस में भीड़ लगी रहती है, मैं उस भीड़ का क्या करूँ बताओ? समझा के वीडियो बना के सबको भेज चुका हूँ, मैसेज कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। बोलते हैं हमें छोटा ही मोटा कुछ दो भैया और हम करेंगे मतलब। कहानी में है ही नहीं, कहाँ से देते? नहीं बोले हो जाता है, आप तो राइटर भी हो। आप तो राइटर भी हो। वो नहीं कर तो इधर-उधर कर दो थोड़ा-सा। तो ये बड़ा मतलब विषय बहुत तगड़ा होता है।
आपको मीडिया में, फ़ेम में बने रहना अच्छा लगता है कि एक शांत जीवन जीना अच्छा लगता है? शांत जीवन। फिर भी तो आप फ़ेम में बने हुए हैं चारों तरफ। नहीं, मुझे नहीं लगता। मीडिया हाइलाइट की मुझे नहीं लगता, मीडिया वालों की गलती, वो जाने भैया, उनको क्या दूँ, उनको क्या चाहिए, क्या मसाला ढूँढ ले। आप जेल से निकलने के बाद आप महाकाल गए थे, हाँ, नक्शरन गया। तो वहाँ पे आप मोनालिसा के साथ भी गए थे? हाँ, वो साथ में ही थे हमारे, बिल्कुल। क्योंकि मीडिया ने बहुत ज़्यादा उसको भी छापा हुआ था उस टाइम पे। हाँ, मतलब मीडिया का क्या है, मीडिया तो ये कहो हत्या ना कर दे किसी की। न्यूज़ बनाने के चक्कर में बस यही है। अच्छा, चूँकि अगर मैं तो देखो भोलेनाथ का भक्त हूँ और मैं खुद को जवाब देता हूँ अपने भगवान को। इसलिए मैं इन सब चीज़ों से निकल गया, मेरे लिए कोई और होता, लोग यही चाह रहे थे कि सुसाइड कर ले आदमी, मर जाए, जल्दी कहीं मुँह छुपा ले, मुँह काला कर ले। लेकिन मैं तो भई ऐसा कुछ किए नहीं, तो मैं बड़ी बेशर्मी के साथ में खड़ा हूँ। और लोगों ने सोचा जेल चला जाएगा, तो जेल में दिख गया तो वहाँ भी मेरा अपना ही था सब। वहाँ तो इतने लोगों ने मुझे एप्रिशिएट किया, इतने लोग मेरे वहाँ पे, और एक परिवार जैसा वहाँ से भी निकल गया, तो बड़ा आज भी सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। कास्टिंग से जुड़ा मेरा एक और सवाल था कि जब किसी एक्टर को कास्ट करना होता, ठीक है? अभी तो जो आपने भीड़ बताई, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ जब आप लीड आर्टिस्ट को कास्ट करते हैं, किसी भी फ़िल्म के लिए, तो आप क्या-क्या चीज़ें देखते हैं एक एक्टर को कास्ट करने में? वो बड़ा एक्टर है, छोटा एक्टर है? आप ऐसी कौन-सी चीज़ उसके अंदर देखना चाहते हैं कि जो सोच के आप चाहते हैं कि हाँ, ये कास्ट करने लायक है? कि आपके हिसाब से कितना वो फिट बैठे आपके पैरामीटर में? पहली बात, बड़ा एक्टर हो चाहे छोटा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बात वहाँ पे आ जाती है कि वो हमारे किरदार में कितना फिट है, पहली बात तो। वो बड़ा भी क्यों ना हो, कितना बड़ा, बड़े-बड़े एक्टरों के साथ में मैंने काम किया, लेकिन उनको किरदार में रहना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से पहला पैरामीटर ये होता है। दूसरी चीज़ जहाँ पर आती है उसका बिहेवियर, क्योंकि किरदार में बहुत फिट है, और बिहेवियर अच्छा नहीं, तो मैं तो एक साधारण सीधा-साधा आदमी हूँ। अब मेरे से पंगा लेंगे तो फिर मैं भी पेल दूँगा उठा के, ये भी है। तो उतना सीधा भी नहीं हूँ ना। भई रिवेंज लेना और ये तो आता है ना मुझे, रिवर्ट करना तो आता है ना, कि भई आप एक साधारण आदमी को अगर परेशान करोगे तो वो खड़ा हो जाएगा हथियार लेके। आपने तो वो चीज़ें क्लैश ना हो, ये चीज़ भी देखनी पड़ती है कि भई आदमी एक्टर जो है ना, वो उसका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। वो मायने रखता है, मेरे साथ कम से कम, क्योंकि मैं ना किसी के साथ गंदा बिहेव करता हूँ और ना मुझे बर्दाश्त हो रहा। कभी ऐसा हुआ है किसी फ़िल्म की शूटिंग पे कोई बड़ा एक्टर हो और आप उससे काम करवा रहे हो और रीटेक्स हो रहे हैं और एक्टर अचानक से गुस्से में आ जाए, यार बार-बार रीटेक कर रहे हो, मुझे नहीं करना, आज मैं नहीं करूँगा, आज मेरा मूड नहीं है। ऐसा कभी हुआ? कभी एक्टर बोला हो मेरा आज मूड नहीं है, पूरा सेट लगा है, सुबह का टाइम है, सुबह से दोपहर हो गया, अब एक्टर बोल रहा है मेरा मूड नहीं है कर। नहीं, ऐसा मूड वाले एक्टर के साथ मैंने अभी तक काम नहीं किया। सारे लोग मेरे साथ जो भी बड़े सेलिब्रिटी भी थे, तो मैंने उन्हीं लोगों को चूज़ किया जो हमारे साथ कंफर्टेबल थे, जिनको पता था कि भई हम बारूद, हमारे पास लड़ाई बड़ी है और बारूद कम है, तो बारूद के हिसाब से चलने वाले लोगों के साथ मैंने काम किया है। और अली भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बड़े भाई भी हैं, तो उनके साथ एक फ़िल्म में कर रहा था, राजस्थानी, तो बार-बार रीटेक से वो परेशान हो जाते और ताली बजाने लगते थे खुद ही, "अरे रे! बहुत अच्छा, मतलब उनको लगता है दोबारा फिर रीटेक ना, मतलब रीटेक होता तो हाँ। ताली बजाने लगे से बहुत अच्छा हुआ। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, फिर से आइए। और ऐसी चीज़ें होती है, सच में तो साधारण सी बात है, और कभी-कभी होता है कि हमारे हिसाब से चीज़ें बहुत अच्छी हो गई, सामने वाले को अच्छा नहीं लगता। एक्टर भी मुझे बोलता है कि एक और करें। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत बढ़िया होता है। ऐसा क्या आपको मतलब खाली समय में सनोज मिश्रा को क्या करना पसंद है? जब एकदम आपके पास काम बहुत सारा हो, लेकिन आप सब कामों को डिले करके एकदम एक कुछ अलग चीज़ करना चाहते हो थोड़े टाइम के लिए, ऐसा क्या है जो आपको सुकून देता है? तो मैं सपने देखता हूँ, अकेले में। जगते हुए सब हाँ, और मैं कल्पनाएँ करता हूँ और फिर उनको लग जाता हूँ उनके पीछे कि इसको मैं कैसे पूरा करूँ। तो मैं अकेला रहता हूँ एक्चुअल में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप के पास ही, मैं खुद के पास आ जाता हूँ, और मेरे अंदर का जो एक इंसान है, मैं वो उससे बहुत मुझे अटैचमेंट है, बहुत अच्छा लगाव मुझे इसके साथ। तो कहीं भी मैं अकेला रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपने पास हूँ, और बड़ी अच्छी-अच्छी बातें आती हैं, बहुत अच्छा सब अंदर-अंदर चलता रहता है। मेरे 2 किरदार हैं अंदर, जो एक मेरा अपना वजूद है, मेरी एक जो आत्मा है। तो उसके साथ जो कंट्रास्ट होता है हमारा, जो बातचीत होती है, जो हम ड्रीम देखते हैं, उसी को फिर आगे मैं साकार करने के लिए थोड़ी-थोड़ी कोशिश अपने आप से बातें करना अपने आप से करता हूँ, आपको पसंद है। वो मुझे बहुत हमेशा चीज़ों को दे हुए है, और मैं अगर अकेला रहता हूँ तो मैं बड़ा ताकतवर हो जाता हूँ। जैसे ही 5-10 लोग आएँगे, कोई ना कोई साजिश वहीं से होती है। सिंगल में बहुत परफॉर्म। जहाँ ज़्यादा लोग आ रहा हाँ, वहीं साजिश होना शुरू हो जाती है भी। कभी ऐसा हुआ है आप इस फ़िल्म इंडस्ट्री के सफ़र के दौरान कि 2-3 फ़िल्में करने के बाद भी कभी ऐसा हुआ है मुंबई जैसे शहर में
कि आपका बैंक बैलेंस ज़ीरो रहा हो किसी दिन? देखिए, ये तो बड़ा मुद्दा आपने बता दिया। ऐसा रहा हो क्या ₹1 नहीं हो आप पान में फँसे हो? मैं आज आपको एक खुलासा करना चाह रहा हूँ। मेरी फ़िल्म आई थी गज़नबी, पिछले साल रिलीज़ हुई थी वो। और उस फ़िल्म के लिए दोस्तों ने और सारे लोगों ने मुझे चढ़ा दिया, अरे बहुत सा सब्जेक्ट है, करना चाहिए, करना चाहिए। और चूँकि लॉकडाउन खत्म हुआ था जस्ट, लोगों में सन्नाटा, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा स्टार्ट अप तो लूँ कम से कम। लोगों के बीच लगे तो हाँ, माहौल बने, फ़िल्म का एक दोबारा से दुनिया स्टार्ट हो रही है। तो मैंने उस फ़िल्म का अनाउंसमेंट कर दिया। और अनाउंसमेंट के बाद जो लोग मुझे फाइनेंशियली हेल्प करने वाले लोग थे, वो लोग पीछे हट गए और मेरे सारे पैसे उस पे खर्च हो चुके। फ़िल्म अनाउंस हुई। लेकिन मैंने इस बात का कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया कि मेरे पास एक दिन तो मैंने अपने माताजी से पैसे मँगाए। मैंने कहा, "अम्मा कुछ पैसा रखे हो क्या?" तो हाँ, तो 50,000 रुपए मैंने अपनी माँ से मँगाया। वो ऐसा टाइम था जब मेरे पास सिर्फ़ ₹600 बचे थे मेरे अकाउंट में। और मुझे लगा कि आगे क्या करूँगा? तो ऐसा वक़्त भी आया, लेकिन इसका मैंने कभी कोई ज़िक्र नहीं किया। नहीं तो हमारे यूनिट के लोग ना, वो जैसे होता नहीं कि जहाज़ डूबने वाला है तो भागेंगे लोग उतर के सबसे पहले, चूहे भाग जाते। तो चूहों को बचाने के लिए मैं संयम से काम लेता हूँ और ऐसी चीज़ों को पब्लिकली बहुत जल्दी शो ऑफ नहीं करता कि मैं कहाँ से टूट रहा हूँ या कहाँ से कमज़ोर हो रहा हूँ। जहाज़ जा रही हूँ, तब लोग बैठे रहेंगे, गाते-बजाते रहेंगे, नहीं तो जहाज़ डूबने के चांस में। अभी देखिए जहाज़ डूबी, लोग भागे उतर। हम जो अपने थे वो भी बुराइयाँ करने लगे कि सरोज मिश्रा तो रेपिस्ट निकल हाँ, और क्या, बिल्कुल। जो लोग हाँ, और ये नहीं बोले कि देखो लड़की ही बोल रही है कि उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं आ रहा यार। उस पे किसका ध्यान जाएगा? मसाला तो वो नहीं, है, उनको पता है फिर भी नहीं बोल रहे हैं। पता है फिर भी। क्योंकि उन्हें तो भड़ास निकालनी है ना अपनी। उन्हें अपनी सिर्फ़ भड़ास निकालनी है, उन्हें आपके बारे में गलत बोलना है, जो भी आपके बारे में गलत धारणा रखता है, तो वो कोई न कोई आपका बहाना नहीं बोलेगा, बोलेगा अरे ये दाल में नमक ही नहीं डाल के खाता है, बिना दाल के वो पैंट पहनता है, चड्डी पहनते नहीं, कुछ ना कुछ बहाना बना देंगे आपके ऊपर ब्लेम करने। बोलेगा सर, बोलेगा आदमी। आप एकदम भगवान बन जाओ एकदम, या तो ईश्वर बन जाओ, उसमें भी 50 कमियाँ निकाल देंगी। भगवान से कल ये चीज़ माँगी थी, मुझे नहीं दिया, बहुत हरामी, ये भी लोग बोलेंगे। अब तो लोग भगवान बदल देते हैं। हाँ, और क्या तो। मोनालिसा के साथ आपका कुछ सालों का कुछ फ़िल्मों का एग्रीमेंट हो रखा है कि मोनालिसा किसी बॉन्ड में ना हो कि एकदम फ्री है? नहीं, देखिए अभी क्या है कि मैं उसके गार्डियन की तरह से काम कर रहा हूँ और उसको 1-2 फ़िल्में बाहर की भी मैंने साइन कराई हैं। और ऐसा भी बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन रखने के लिए मैं थोड़ी ना उसको, मैं तो उसको भविष्य अच्छा देखना चाहता नहीं, जैसे कुछ लोग ऐसा इंडस्ट्री में करते हैं कि अगर किसी को लॉन्च कर हूँ। नहीं, नहीं, तो वो सनी लियोन के साथ करते होंगे। ये तो गरीब घर की बच्ची है और वहाँ इसके साथ इस तरह कोई शर्तें रखना मैं नहीं कभी चाहूँगा कि मैं शर्तें रखूँ। हाँ, ये फ़िल्म है, उसके बाद जो जहाँ मर्ज़ी वो करे। हाँ, मेरे गार्डियंस की अगर उनको ज़रूरत लगती है कि मेरे मार्गदर्शन की या मेरे हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा। मतलब मोनालिसा फ्री टू वर्क है, कहीं भी काम करना चाहे, हाँ, बिल्कुल। तो उसके लिए आप जी। आपसे मतलब उन हाँ, नहीं, ये है कि हमारी फ़िल्म रिलीज़ होने तक अब बाहर का मैं कोई दूसरी फ़िल्म आएगी नहीं, लेकिन कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और हम खुद ही करवा रहे हैं, ऐसा भी नहीं किया है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच भी है आपकी हाँ जी, और बहुत मैं किसी को सीमाओं में और किसी को दायरे में मैं क्यों बाँधूँ? जब मैं खुद फ्रीडम चाहता हूँ, पूरी दुनिया फ्रीडम बने, अपनी मर्ज़ी से काम करे भाई। अभी आप डायरी ऑफ मणिपुर बना रहे हैं। जी। मणिपुर का आपने नाम जोड़ दिया, उसमें आप जोड़ दिया डायरी ऑफ मणिपुर और आप इसको बता रहे हैं लव स्टोरी है। क्या घटना है? इतना वो स्वीट सी क्यों कन्फ्यूज़न कि कैसी डायरी अभी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में आपने कितनी सारी चीज़ें दिखा दी हो, लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे तो डायरी ऑफ मणिपुर में भी कुछ दिखाने वाले हैं। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअल में क्या है, देखो मैं कुछ घटनाएँ हुई हाँ, थी मणिपुर में तो हाँ, घटनाएँ हुई हैं वहाँ पर। और मणिपुर का क्या है, एक्चुअल में मणिपुर कोई आज से नहीं, जब से वो नॉर्थ ईस्ट का पूरा है मैटर, शुरू से ही। और पहले की सरकारों ने वहाँ पर इस प्रॉब्लम को बढ़ने दिया। कभी नहीं उस पे लगाम लगाई या कभी रोकने की कोशिश नहीं की या कभी ये नहीं समझा। और साथ-साथ हम लोग भी, जो हम लोग मैदानी भाग में रहने वाले लोग हैं, हमने कभी उनको अपना माने नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया। उनको हमेशा कहीं चाइनीज़, कहीं चिंकी, कहीं विंकी, लड़कियाँ तो मसाज करने वाली ही खाली। ये हमारी जो गलत सोच रही है, इसने हमारे बीच में दूरियाँ पैदा की। और ये फ़िल्म एक ब्रिज की तरह से काम करेगी। मुझे लगता है कि मैं नॉर्थ ईस्ट को सबसे जोड़ के लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये फ़िल्म आती है लोगों के बीच में, तो एक जो माइंडसेट लोगों का है वो चेंज होगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया लगा आज आपके साथ पॉडकास्ट शूट करके। इतना इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा कि टाइम का पता नहीं चल पाया। सैर बीच में लाइट बंद हो गई, थोड़ा-सा इंटरप्शन रहा। अगले में इसको चला गई।